हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, सीखना, जिसे हम अधिगम बोलते हैं, यानी सीखना, जिसको हम बोला जाता है अधिगम। ठीक है दोस्तों, ये सीखना बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सीखना किसे कहते हैं, सीखने कितने प्रकार हैं, सीखना कैसी प्रक्रिया है, सीखने के सिद्धांत कितने हैं, सीखने के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है, सीखने के सिद्धांतों में थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, कोहलर ने किस पर प्रयोग किया। सीखने के वक्र होते हैं, सीखने का स्थानांतरण होता है, सीखने के पठार होता है, सीखने की अक्षमताएं होती हैं। यानी सीखना चैप्टर से यूपी टेट और सुपर टेट में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा इसके 2 से 3 पार्ट में बनाने की। आज के पार्ट में मैं आपको सीखना कैसे कहते हैं, सीखना कब से प्रारंभ होता है, कहाँ तक चलता है, सीखने की विशेषता और सीखने की डेफिनेशंस और सीखने के सिद्धांत नियम, जो भी है मैं आज की वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि सीखना किसे कहते हैं। तो सबसे पहले में क्वेश्चन ये आता है कि सीखना कब से प्रारंभ होता है। तो ये जन्म के बाद प्रारंभ हो जाता है। यानी सीखना कब से प्रारंभ हो जाता है दोस्तों, जन्म के बाद प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है, प्रारंभ होकर और जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीवन पर्यंत चलता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। जी, दूसरा क्वेश्चन उसका ये आता है कि सीखना कैसा है, सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है, सीखना क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी व्यक्ति में सीखना क्या होता है, यानी सीखना क्या होता है, किसी व्यक्ति में सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन से होता है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन से होता है। अगर उसने कहा कि सपोज एक व्यक्ति है, हमें कैसे पता चलेगा वो सीख चुका है, तो उसके व्यवहार में अगर स्थायी परिवर्तन हो रहा है तो व्यक्ति वो सीख चुका है। यानी किसी व्यक्ति में, किसी व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है, वो क्या कहलाता है, हमारा सीखना। सीखना कैसी प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलती है। एक ये भी आता है कि सीखना निरंतर प्रक्रिया भी मानी जाती है। जो जन्म के बाद प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। व्यक्ति जिसके संपर्क में आता है उससे कुछ न कुछ सीखता रहता है। यानी सीखना किसे कहते हैं, सीखना एक जन्म के बाद प्रारंभ होने वाली प्रक्रिया है जो मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। व्यक्ति जिसके संपर्क में आता है उससे कुछ न कुछ सीखता रहता है। यानी व्यक्ति जिसके संपर्क में आएगा उससे कुछ न कुछ सीखता रहता है। किसी व्यक्ति किसी के संपर्क में आ रहा है, किसी के संपर्क में आ रहा है, किसी से किस संपर्क में आ रहा है। यानी जिस व्यक्ति से बात करता है वो उसका सीखना होता है। तो बिना उद्देश्य के तो सीखना हो ही नहीं सकता। सपोज अगर आप किसी क्षेत्र में जाते हैं, सपोज अभी आप यहाँ पर सीखना पढ़ रहे हैं, तो आपका उद्देश्य है कि आपको टेट, सुपर टेट, सी टेट जो भी पास करना हो तो वो आपका उद्देश्य है। अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर के क्षेत्र में सीख रहा है तो उसे इंजीनियरिंग पास करनी है। यानी जिस क्षेत्र में व्यक्ति जाएगा उस क्षेत्र में वो अपना उद्देश्य बनाकर सीखेगा, तभी वो सीखना कहलाता है। अगर उसने कहा कि सीखना कैसी प्रक्रिया, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ही मानी जाती है और जो जन्म के बाद प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कैसे होता है। ठीक है, अगर वो ये पूछता है कि इसकी परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले यूपी टेट में एक पूछी गई थी गिलफोर्ड की, कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई परिवर्तन क्या है, सीखना है। तो किसी ने कहा गिलफोर्ड ने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेट्स व अन्य की। गेट्स व अन्य की, इन्होंने कहा है अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, सीखना है।
ठीक है दोस्तों, यानी गेट्स ने कहा है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, सीखना है। अब दूसरा आता है गिलफोर्ड की, जो पिछले यूपी टेट में पूछा गया है। इन्होंने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई परिवर्तन सीखना है। ये पिछले यूपी टेट में पूछी गई दोस्तों कि गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई परिवर्तन क्या है, सीखना है। अब तीसरी आती है स्किनर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। अब उत्तरोत्तर क्या कहलाता है दोस्तों? सब आज आप अलीगढ़ के हैं, आपकी जॉब लग जाती है आगरा में, तो आप यहाँ से छोड़कर इस समाज को, आगरा का समाज सीखेंगे। यानी यहाँ पर जो आपका व्यवहार था, यहाँ को छोड़कर जब आप आगरा जाएंगे तो आगरा के तौर तरीके सीखेंगे, वहाँ के नियम कायदे कानून सीखेंगे। तो अपने व्यवहार में, यानी जो हमारे व्यवहार में परत दर परत जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर। अब उसके बाद चौथी आती है वुडवर्थ की। इन्होंने कहा है नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही सीखना है। यानी नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही सीखना है, किसने कहा? वुडवर्थ ने। एक आती है क्रो एंड क्रो, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा सीखना आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी 5 डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई पूछी जाती है वैसे। कभी गेट्स की पूछ लेगा, कभी गिलफोर्ड की पूछ लेगा, कभी स्किनर की पूछ लेगा, कभी वुडवर्थ की पूछेगा, गिलफोर्ड की पूछेगा। अब पिछले यूपी टेट में पूछी गई, जो पिछला भी रिसेंटली हुआ है, उसमें पूछा गया है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई परिवर्तन सीखना है, किसने कहा? गिलफोर्ड ने। एक उससे पहले गेट्स वन की पूछी गई कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना, किसने कहा? गेट्स वन ने। तो यहाँ से एक डेफिनेशन आपको कंपलसरी मिल जाती है। एक मैंने आपको बताया था वृद्धि और विकास में जैसे अवस्थाओं में से बताया, तो वहाँ से कंपलसरी मिलती है। एक साथ ज़्यादातर किशोरावस्था से आती है, जो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया। तो इनको थोड़ा याद कर लेना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों हम सीखने की प्रक्रिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। ये पिछले यूपी टेट में शायद यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का तत्व नहीं है। तो मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ये बताया कि सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, एक जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया, एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन रियलिटी में अगर सीखने की प्रक्रिया जो मानी जाती है वो मानी जाती है त्रिमुखी। कैसी मानी जाती है दोस्तों? त्रिमुखी। अब समझना त्रिमुखी कैसे मानी जाती है। देखो दोस्तों, देखो एक होता है शिक्षण उद्देश्य, एक होता है अधिगम अनुभव, एक होता है व्यवहार परिवर्तन। इसका दूसरा नाम उन्होंने रख दिया मूल्यांकन, जो पिछले पेपर में पूछा गया। अब ये ऐसे चलते रहते हैं दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, अब देखो कैसे चलते हैं। सपोज आपने पहले एक उद्देश्य बना लिया कि मुझे यूपी टेट पास करना है, सी टेट पास करना है, सुपर टेट पास करना है, रीट पास करना है, जो भी आपको एग्जाम पास करना है उसके लिए पहले आप एक उद्देश्य बनाते हैं। उद्देश्य बनाने के बाद पहले आप कोचिंग करते हैं या अपने घर सेल्फ स्टडी करते हैं, जो भी होते हैं सीखते हैं, यानी अनुभव लेते हैं, क्योंकि उद्देश्य बना के रखा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट पास करना। उसके लिए फिर जब आपका टेट, सी टेट या सुपर टेट जो भी पास हो जाता है तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। जब व्यवहार में परिवर्तन आ गया तो क्या है, व्यक्ति का सीखना। जबकि मैंने आपको एक नोट डाल के लिखवाया था, नोट डाल के, या पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि किसी व्यक्ति में सीखना, किसी व्यक्ति में सीखना उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन से होता है। अब सपोज कैसे, सपोज आपने एक उद्देश्य बना के रखा है कि इस बार मुझे टेट और सुपर टेट पास करना है। अब उसका आपका टेट और सुपर टेट पास हो गया और आपकी जॉब लग चुकी है, तो फिर दोबारा आप टेट सुपर टेट पास करेंगे नहीं, क्योंकि आपके व्यवहार में कैसा परिवर्तन आना चाहिए, स्थायी परिवर्तन। आज मैंने आपको यह बताया कि सीखने की प्रक्रिया कैसी है, त्रिमुखी है, तो कल जाके ये चतुर्मुखी नहीं हो जाती, बहुमुखी नहीं हो जाएगी, क्योंकि हमेशा त्रिमुखी रहेगी। क्योंकि आपने सीख लिया है कि सीखना कैसी प्रक्रिया, त्रिमुखी, और त्रिमुखी आपके दिमाग में सेट हो गया है, स्थायी हो गया कि सीखना कैसी प्रक्रिया, त्रिमुखी। इसके 3 तत्व कौन कौन से, शिक्षण, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। ये कभी चेंज हो सकते हैं नहीं, क्योंकि आप इनको सीख चुके हैं और स्थायी परिवर्तन कर चुके हैं अपने व्यवहार में कि सीखना के 3 तत्व होते हैं, शिक्षण, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आते हैं दोस्तों सीखने की विशेषताओं से। देखो, जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो सभी में ज्यादातर आता है कि आपको समझना कि सभी क्या होता है। तो सीखना क्या है, तो सीखना, पहला, सीखना एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, यानी सीखना कैसी, गतिशील, निरंतर चलती रहती है। दूसरा, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं, सीखना एक संशोधन प्रक्रिया है। नेक्स्ट, सीखना व्यवहार में परिवर्तन से होता है। व्यवहार में परिवर्तन से है। नेक्स्ट, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, एक और बात करते हैं, सीखना किसी व्यक्ति से संपर्क या आदान प्रदान की प्रक्रिया है। जैसे इसे हम संप्रेषण, कैसे, इतना बहुत है दोस्तों, बहुत इतना। अब गतिशील प्रक्रिया कैसी है कि ये निरंतर चलती रहती है। गतिशील, आज आपने ये टेट पास किया, कल सुपर टेट पास करेंगे, टीजीटी पास करेंगे, तो गति करती रहती है। ऐसा नहीं कि आज आपने जो सीख लिया आप वो उसको सीखेंगे, आगे नहीं सीखेंगे, तो इस चलती रहती है। सार्वभौमिक प्रक्रिया कैसे होती है कि मैंने आपको व्यक्ति के 4 पक्ष बताए थे। एक होता है शारीरिक, एक होता मानसिक, एक होता है संवेगात्मक और एक होता है सामाजिक।
यानी सार्वभौमिक, यानी व्यक्ति जब सीखेगा तो उसके चारों पक्षों में परिवर्तन आएगा। ऐसा नहीं कि एक सीख लिया तो शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, कुछ भी हो गया। सपोज कैसे, सपोज आप एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको याद करा, सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सीखना कैसी प्रक्रिया है, तो मैंने आपको बताया त्रिमुखी प्रक्रिया। तो आपको देखते ही आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, आपका शरीर परिवर्तन हुआ। मानसिक आपकी बुद्धि थोड़ा काम करने लगेगी, कैसी प्रक्रिया बताई सबने, त्रिमुखी। उसके बाद संवेगत, आपके चेहरे पर खुशी आएगी कि मेरा एक क्वेश्चन ठीक हो गया। और फिर उसके बाद आप किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अगर यही अपोजिट हो जाता है, आपने क्वेश्चन पढ़ा है और आपको वो याद नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन में, उस टाइम आपके चेहरे पे बिल्कुल एक तरह से प्रेशर दिखाई देगा, बुद्धि भी काम करना बंद कर जाएगी और थोड़ा गुस्सा टाइप का आपके चेहरे पे होगा। और सामाजिक आप किसी ढंग से बात नहीं करेंगे। अगर कोई भी आपका दोस्त बराबर में जो बैठा है एग्जाम देने के लिए, वो पूछता है कि इसका आंसर क्या, तो आप उससे भी चिड़चिड़ से बात करेंगे। तो ये कैसी प्रक्रिया, सार्वभौमिक। और निरंतर कैसी प्रक्रिया, मैंने आपको बताया, ये जन्म के बाद प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। यानी व्यक्ति जिसके संपर्क में आएगा उससे कुछ न कुछ सीखता रहेगा। तो कैसी प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया। अब सीखना कैसे प्रक्रिया, एक संशोधन प्रक्रिया भी है। सपोज आज आपने कुछ गलत पढ़ लिया और आपने उसको गलत कर दिया, तो कल आप उसको सही भी कर सकते हो, उसको दूसरी जगह से ठीक करके सही समझकर उसको संशोधित कर सकते हो। तो सीखना कैसी प्रक्रिया, संशोधन। अब सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सपोज आज आपने सीखा और कल आप जाके उसको प्रयोग कर दें, तो फिर व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। कल मैंने जो सीखा था वो सही हो गया। तो कैसी प्रक्रिया, व्यवहार परिवर्तन। एक सामाजिक प्रक्रिया कैसे, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। कैसे, देखो आप समाज में जाएंगे, जब बच्चे का जन्म होता है तो पहले उसके सामाजिक और उसके मम्मी पापा होते हैं। मम्मी पापा जैसे वो सबसे पहले मम्मी का नाम लेना सीखता है, फिर पापा का, फिर भाई बहन जो भी पड़ोसी हैं। तो वो जिस समाज में जाएगा उस समाज के तौर तरीके, कायदे कानून को सीखेगा। तो ये कैसी प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया। इसमें व्यक्ति जैसे सपोज तुम्हें कुछ सीखना हो, मुझे कुछ सीखना हो, तो मैं किसी और व्यक्ति से बात करके अपने आप को, ज्ञान को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो ये विचारों के आदान प्रदान की भी प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैं जब आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, उससे क्वेश्चन पिछले यूपी टेट में पुटअप हुआ है, गहने वाला। देखो दोस्तों समझो, नोट डाल लेना थोड़ा। देखो दोस्तों, गहने ने अपनी पुस्तक कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 प्रकार बताए। देखो दोस्तों, ये पिछले पेपर में ये पूछा गया कि कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है, तो गहने की पुस्तक है। ये पिछले यूपी टेट में पूछा। अगर उसने पूछा कि गहने ने अपनी पुस्तक कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताएं, तो आपको बताने 8 प्रकार बताएं। अब दोस्तों 8 प्रकार कौन कौन से, थोड़ा समझना है इसको। देखो यहां से चलते, पहला आता है संकेत अधिगम, उसके बाद आते हैं उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम श्रृंखला अधिगम, उसके बाद दोस्तों आते हैं हम शाब्दिक अधिगम, उसके बाद दोस्तों हम आते हैं विभेदात्मक अधिगम, उसके बाद दोस्तों आते हैं हम संप्रत्य अधिगम, उसके बाद दोस्तों आते हैं हम सिद्धांत अधिगम, उसके बाद दोस्तों आते हैं हम समस्या समाधान अधिगम, ठीक है दोस्तों। ये 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये दोस्तों ऐसे क्रम में चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
अब उसने ये पूछा कि निम्न में से, ये क्रम ही पूछ लेता है, यहाँ से 4 दे दिए, एक दे दिए संकेत अधिगम, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। आपको 4 से 5 तक ये क्रम वाला भी याद रखना। कभी कभी ये पूछे निम्न में से कौन सा गहने का सही क्रम है सीखने का, तो ऐसे 4 भी दे सकता है। कभी कभी ये पूछेगा पुस्तक का क्या नाम है, कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग कितने प्रकार बताएं, 8 प्रकार बताएं, कौन कौन से, ये वाला। अब ये पूछता है कि गहने ने अपनी पुस्तक में जो सीखने के 8 प्रकार बताए, उनमें से निम्न स्तर कौन सा और उच्च स्तर कौन सा है। तो इस वाले स्तर को तो उन्होंने माना निम्न स्तर, और इस वाले को माना है उच्च स्तर। यानी गहने के सिद्धांत में, गहने के सीखने के नियम में सबसे उच्च स्तर किसको माना गया, समस्या समाधान अधिगम को। सबसे निम्न स्तर किसको माना गया, संकेत अधिगम को। यानी पहले संकेत अधिगम होगा, फिर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम होगा, फिर श्रृंखला अधिगम होगा, फिर शाब्दिक अधिगम होगा, फिर विवेदात्मक अधिगम होगा, फिर संप्रत्यय अधिगम होगा, फिर सिद्धांत अधिगम होगा, फिर समस्या समाधान अधिगम होगा। सबसे निम्न स्तर कौन सा है, संकेत अधिगम। सबसे उच्च स्तर कौन सा, समस्या समाधान अधिगम। सीखने के कितने प्रकार बताएं, 8। कौन सी पुस्तक, कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग में, किसने, गहने ने। ये पिछले यूपी टेट में पूछा गया कि गहने की पुस्तक का क्या नाम है, कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आते हैं दोस्तों सीखने के सिद्धांत। सीखने के सिद्धांत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब क्वेश्चन ये आता है कि सीखने के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है, तो लगाना आपको 2 भागों में। यानी कितने भागों में बांटा गया, 2। देखो पहला कौन सा है, पहला है व्यवहारवादी, और दूसरा है संज्ञानात्मकवादी। यानी पहले कौन है, व्यवहारवादी सिद्धांत, और दूसरा संज्ञानात्मकवादी सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि व्यवहारवादियों ने किस पर बल दिया है, तो इन्होंने बल दिया है उद्दीपक अनुक्रिया पर, उद्दीपक अनुक्रिया पर बल। अगर उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि सीखने के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया, 2 में, व्यवहारवादी और संज्ञानात्मकवादी। व्यवहारवादियों ने किस पे बल दिया है, उद्दीपक अनुक्रिया पे, और संज्ञानात्मकवादियों ने किस पे बल दिया, मानसिक क्रिया पर। मानसिक क्रिया पर बल। अब दोस्तों यहां से 2 क्वेश्चन पुटअप हो गए। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा भिन्न है, तो व्यवहारवादी में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं, संज्ञानात्मकवादी में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं। तो दोस्तों देखो, हम व्यवहारवाद के लिख दे रहे हैं। पहला आता है थॉर्नडाइक, दूसरा आता है वाटसन, तीसरा आता है हल, नेक्स्ट आता है स्किनर, नेक्स्ट आता है पावलव, और नेक्स्ट आता है गुथरी। ठीक है दोस्तों। अब उसने पूछा कि निम्न में से कौन सा, थॉर्नडाइक की ये व्यवहारवाद में आ गए। अब संज्ञानात्मकवादी में कौन कौन से आते हैं, देखो एक आता है लेविन, दूसरा आता है टॉलमैन, तीसरा आता है जीन प्याजे, नेक्स्ट आता है वाइगोस्की, नेक्स्ट आता है एरिक एरिक्सन, एरिक एरिक्सन, इधर लिख दे रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट आता है चोमस्की, नेक्स्ट आता है कोहलर, कोफ्का, बर्दिमर, एक और आता है अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा। अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि इसके संज्ञानात्मकवादी के जनक कौन हैं,
तो इसके जनक लगाने आपको जीन प्याजे। ठीक है, अगर उसने पूछा कि व्यवहारवादी के जनक कौन है तो आपको लगाना है जेबी वाटसन। ठीक है दोस्तों, समझो थोड़ा। अगर उसने पूछा कि व्यवहारवाद के जनक कौन है तो आपको लगाना जेबी वाटसन। संज्ञानात्मकवाद के जनक कौन है? जीन प्याजे। अब देखो क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है, ये आते हैं व्यवहारवाद में और ये आते हैं संज्ञानात्मकवाद में। अगर उसने यहां से 3 ले लिए ये वाले और 1 ले लिया ये, अब पूछा निम्न में से कौन सा भिन्न है, तो ये 3 तो थॉर्नडाइक, वाटसन और हल तो आते हैं व्यवहारवाद में, जब क्या आता है ये संज्ञानात्मकवाद में। तो निम्न में से कौन सा भिन्न है? लेविन। अगर उसने यहां से ले लिया 3 को कि टॉलमैन, जीन प्याजे और वाइगोत्स्की, और 1 ले लिया यहां से गुथरी, तो निम्न में से कौन सा भिन्न है? तो गुथरी भिन्न है, क्योंकि भाई ये आते हैं संज्ञानात्मकवादी में, ये आते हैं व्यवहारवादी में। अब उसने क्वेश्चन पूछा कि संज्ञानात्मकवादी सिद्धांत जो है, जो भी मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने किस पे बल दिया है? मानसिक क्रिया पर। अब उसके बाद व्यवहारवादियों ने किस पे बल दिया है? उद्दीपक अनुक्रिया पर। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते, अब सबसे पहले चलते हम अलग से। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब डालते सबसे पहले हम व्यवहारवादी। इसके जनक कौन है? जेबी वाटसन। अब जेबी वाटसन में सबसे पहले हम बात करते हैं थॉर्नडाइक की। देखो दोस्तों, थॉर्नडाइक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर पेपर में थॉर्नडाइक 2 से 3 क्वेश्चन लेके आता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यहां से पूरे 2 या 3 क्वेश्चन जो भी आते हैं वो पूरे के पूरे मिले, समझना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है संबंधवाद का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। उसके बाद एक आता है बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद एक आता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। उसके बाद एक और आता है एसआर थ्योरी। ये इनके इतने सिद्धांत हैं, यानी उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। प्रयत्न भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। बॉन्ड थ्योरी किसने? थॉर्नडाइक ने। ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक ने। एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने। यानी इनमें से कोई सा भी एक आए तो ये थॉर्नडाइक का है। अब उसके बाद थॉर्नडाइक की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी। यानी शैक्षिक मनोविज्ञान। यानी जो ये पुस्तक आई थी, जो पुस्तक ये पूछी गई, ये कौन सी ईयर में आई थी? 1913 में। अगर उसने पूछा थॉर्नडाइक की पुस्तक का क्या नाम है? एजुकेशन साइकोलॉजी, कौन सी ईयर में आई थी? 1913 में। अब उसके बाद आता कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था? तो बिल्ली पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये क्वेश्चन ये आता है कि थॉर्नडाइक कहां के निवासी थे? अगर निवासी की बात करें तो ये अमेरिका के थे। ठीक है दोस्तों, समझना। अब उसने पूछा कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत कौन कौन से, तो आपने बता दिया उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अब उसने पूछा थॉर्नडाइक की पुस्तक का क्या नाम है? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसकी पुस्तक का क्या नाम है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब कौन सी ईयर में आई थी? 1913 में। शैक्षिक मनोविज्ञान उसको हिंदी में बोला। थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पर किया था। अब थॉर्नडाइक का प्रयोग तो आपने पढ़ा होगा, कोई एक बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर देते, बाहर मछली का टुकड़ा, भोजन का टुकड़ा रख देते हैं, जिससे उसे
पिंजड़े को खोलकर खटके को दबाकर भोजन को प्राप्त करना, क्योंकि वो खटके को दबाना सीख लेगी तो उसके बाद वो सीखना सीख जाएगी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये इसके लिए उन्होंने उद्दीपक जो बाहर भोजन रख दिया वो आता है। संबंधवाद यानी भूख का उद्दीपक से संबंध जोड़ दिया था, क्योंकि अगर बिल्ली भूखी ना होती तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। बॉन्ड थ्योरी प्रयत्नपूर्ण, वो बार बार प्रयास कर रही थी, बार बार भूल कर रही थी, बार बार प्रयास कर रही थी, बार बार भूल कर रही थी, तो इस वजह से ये आते हैं। दूसरा आते हैं नेक्स्ट थॉर्नडाइक के नियम। थॉर्नडाइक के नियम देखो सुनो, अब आते हैं नियम थॉर्नडाइक के, समझना दोस्तों। क्वेश्चन ये पूछा है थॉर्नडाइक के नियम को कितने भागों में बांटा गया है, या नियम कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों लगाना 2 प्रकार के। अगर उसने पूछा कितने हैं तो बताना 8 हैं, यानी कितने मीन्स कुल पूछ रहा है। अगर उसने पूछा कि मुख्य कितने हैं, जिनको हम बोलते प्रथम, तो बताने हैं 3 हैं। अगर उसने पूछा गौड़ कितने हैं यानी द्वितीय, तो बताना है 5। ये क्वेश्चन आप समझना, ऐसा मत करता उसने पूछा थॉर्नडाइक के सीखने के कितने प्रकार के नियम हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट वो क्या लगा देते, 3 लगा देते, जैसे तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। जबकि उसने पूछा कितने प्रकार के हैं, तो बताने 2 प्रकार के, यानी एक मुख्य नियम और एक गौड़ नियम। अगर उसने पूछा कितने हैं यानी कुल है, तो कितने, 5 और 3 8 हैं। मुख्य कितने हैं, 3 है। गौड़ कितने हैं, 2 हैं। यहां से पिछले यूपी टेट सुपर दोनों में क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि ये 3 जो उसके लिए थे, जो उसने 3 नियम दिए थे, ये 3 ले लिए और एक ले लिए यहां से, और ये पूछा था निम्न में से थॉर्नडाइक का मुख्य नियम या पहला प्रथम नियम कौन सा नहीं है। ये नोट कर लिया आपने। अब आगे चलते हैं। अगर उसने पूछा कितने प्रकार के हैं, तो प्रकार आपको लिखने हैं दोस्तों 2। अब कौन कौन से, पहला मुख्य नियम। अब मुख्य नियम कितने हैं दोस्तों, 3 है, समझना। एक होता तत्परता का नियम, एक होता है प्रभाव का नियम, और एक होता है अभ्यास का नियम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पे, गौड़ नियम। अब ये कितने, ये 5 है। पहला होता है मानसिक क्रिया का नियम, दूसरा आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा बहु अनुक्रिया का नियम, नेक्स्ट सादृश अनुक्रिया का नियम, एक लास्ट आता साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है दोस्तों, ये कितने हैं, 5। ये कितने हैं दोस्तों, 3। कुल कितने हुए, 8। ठीक है दोस्तों, अब पिछली बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 3 तो यहां से ले लिए और एक यहां से ले लिए। निम्न में से थॉर्नडाइक का कौन सा मुख्य नियम नहीं है, तो इनमें से कोई सा भी आएगा। अब थोड़ा इनको समझो। तत्परता का नियम क्या कहलाता है दोस्तों, तत्परता का नियम ये कहलाता है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को आप सिखाना चाह रहे हैं, कोई स्टूडेंट है, आप उसे पढ़ाना चाह रहे हैं, अगर वो सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो आप उसे जबरदस्ती नहीं सिखा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर है तो आप उसे दूनी गति से सिखा सकते हैं। तत्परता का नियम ये कहलाता है जब व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर हो तभी उसे सिखाया जाए तो सीखना अच्छा होता है। अब प्रभाव का नियम क्या कहता है, समझना दोस्तों इसको। देखो, ये एक पिंजड़ा है और ये यहाँ पर खटका लगा हुआ और ये यहाँ पर बिल्ली बैठी है। ठीक है, यहाँ पर ये भोजन रखा हुआ है।
अब प्रभाव का नियम समझना। प्रभाव का नियम कहलाता है कि बिल्ली ने पहली बार में यह खटका 100 बार में दबाया, 100 बार में खोल के ये भोजन प्राप्त कर लिया। फिर दूसरी बार में उसने 90 बार में, तीसरी बार में उसने 80 बार में। अब ऐसे धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आया कि बिल्ली ने पहली बार में ही खटका दबाकर भोजन प्राप्त कर लिया। जब उसने पहली बार में कितनी अनुक्रिया की थी? 100। और एक समय ऐसा आया कि उसने कितनी अनुक्रिया की? 1। यानी टोटल छोड़ कितनी दी? 99। यानी प्रभाव का नियम यह कहलाता है दोस्तों, व्यक्ति सीखते समय 2 प्रकार की अनुक्रिया करता है, सही और गलत। सही अनुक्रियाओं को अपनाता चले और गलत अनुक्रियाओं को छोड़ता चले। कौन सा नियम कहलाता है? प्रभाव का नियम। दोबारा सुनो दोस्त, बिल्ली ने पहली बार में कितनी अनुक्रिया की? 100। और एक समय ऐसा आया बार बार करते करते कि उसने पहली बार में ही भोजन प्राप्त कर लिया। तो कितनी अनुक्रियाएं छोड़ दी उसने? 99। यानी गलत अनुक्रियाओं को छोड़ना और सही अनुक्रियाओं को अपने व्यवहार में अपनाना कौन सा नियम कहलाता है? प्रभाव का नियम। अब अभ्यास का नियम क्या कहलाता है दोस्तों? जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी हमारी मेमोरी और पढ़ने की क्षमता बढ़ती जाएगी। एक कहावत सुनी हो, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। यानी जितना हम अभ्यास करते चलेंगे उतनी हमारी पढ़ने की क्षमता में निखार आएगा। अब आते हैं इन पर गौड़ नियम पर। अब क्वेश्चन ये आता है कि मानसिक क्रिया का नियम किसे कहते हैं? सबूत आपने सुना होगा, जब भी हम कोई व्यक्ति किसी समस्या का सामना करता है तो सबसे पहले अपनी बुद्धि के आधार पर उसको समाधान करने का प्रयास करता है। सबूत आप कभी आपने, बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हमने बिना पढ़े यूपी टेट में 70 नंबर ले आए, 75 नंबर ले आए, ये ले आए, वो ले आए, सर हम 1 मिनट भी नहीं पढ़े, 1 दिन भी नहीं पढ़े। तो क्या ऐसा हो सकता? नहीं। वो जो 150 में से जो आप 70 नंबर लेके आए वो किसके आधार पर लेके आए? मानसिक क्रिया करें। आपने अगर 150 में से 70 नंबर लेके आए, जो वहां पर तुक्का लगाया वो किस आधार पर लगाया? मानसिक क्रिया के आधार पर, बुद्धि। इसका दूसरा नाम क्या होता है? बुद्धि। अब यहां पर आके समझा थोड़ा कि बिल्ली ने पहली बार में कितनी अनुक्रिया की? तो 100 अनुक्रिया वो कर रही थी, वो इधर उधर घूम रही थी, तो अपनी बुद्धि के आधार पर तो घूम रही थी कि मैं इस पिंजड़े में से कैसे बाहर निकलूं। यानी पहली बार में व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए जिस क्रिया को करता है उसे मानसिक क्रिया कहते हैं, यानी बुद्धि के आधार पर। आंशिक क्रिया का नाम सुना होगा आप, शॉर्टकट। इसको बोलते हैं हम शॉर्टकट। देखो दोस्तों, इसको बोलते हैं हम शॉर्टकट। देखो शॉर्टकट किसे कहते हैं? सबसे आप सब लोग मोबाइल चलाते हैं, टेक्नोलॉजी पूरा चला रहे हैं। जैसे कोई भी अगर हम मैसेज लिखते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, जो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब चलाते हैं, तो उसमें शॉर्टकट चलते हैं। जैसे सब होता है, हम किसी को गुड मॉर्निंग लिखना भेज रहे हैं तो हमने GM लिख दिया, गुड मॉर्निंग हो गया। यानी जब हम किसी कार्य को करते समय शॉर्ट रूप में चलते हैं, वो कौन सी क्रिया कहलाती है? आंशिक क्रिया। क्लियर है दोस्तों? बहु अनुक्रिया, जब व्यक्ति के सामने कोई ऐसी अनुक्रिया होती है वो उसे समझ नहीं आता कि मैं कौन से आधार पर इस समस्या का समाधान करूं, तो वो बहुत सी अनुक्रिया करता है। इधर आके देखें तो बिल्ली ने पहली बार में कितनी अनुक्रिया की? 100 की, बहुत सारी की, लेकिन करनी कितनी थी उसे? 1। क्योंकि एक बार में उसे पता चल जाए तो पिंजड़ा खुल जाएगा, खटका दब जाएगा और मुझे भोजन प्राप्त हो जाए। तो पहली बार में जब व्यक्ति बहुत सी अनुक्रिया करता रहता है, लेकिन बाद में उसे जब पता चल जाता है ये रहता है। अब सादृश्य मीन्स होता है देखकर। अगर सपोज बिल्ली यहाँ पर बंद है और यहाँ पर भोजन रखा, अगर ये यहाँ पर भोजन न होता तो क्या बिल्ली अनुक्रिया करती? उछल कूद करती? नहीं करती, क्योंकि उसे भोजन दिखाई दे रहा है, उसको देखकर वो अनुक्रिया कर रही है, सादृश्य अनुक्रिया। सपोज आप टेट या सुपर टेट देना चाहते हैं, अभी आपको दिखाई दे रहा है 25 जुलाई का यूपी टेट है। अगर इसी को सरकार पोस्टपोन करके भेज दे 2022 में, तो क्या आप पढ़ाई करेंगे? नहीं करेंगे। हम जब पढ़ाई करते, जब कोई अनुक्रिया करते, जब हमारे सामने कोई उद्दीपक रखा होता है। अब यहाँ पर बिल्ली के सामने या भोजन रखा था, तो उसे तभी तो दिखाई दे रहा था कि मैं इस पिंजड़े से बाहर निकलूंगी तभी भी मुझे भोजन प्राप्त होगा। साहचर्य अनुक्रिया का साहचर्य परिवर्तन। अब बिल्ली भोजन, यानी बिल्ली वहां पर भूखी थी, अब भूखी, उसकी भूख कब शांत होगी? जब उसे ये भोजन प्राप्त होगा। तो यानी भूख का संबंध किससे प्राप्त कर लिया? भोजन से जोड़ दिया। वो कौन सा सिद्धांत कहलाता है? साहचर्य परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखो नोट डाल के, थॉर्नडाइक में लिखना है दोस्तों नोट। देखो पहले थॉर्नडाइक के सिद्धांत में उद्दीपक आवश्यक है। दूसरा, इस सिद्धांत में उद्दीपक का कार्य
किसने किया है? भोजन ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में उद्दीपक क्या है? भोजन। तीसरा, इस सिद्धांत में चालक का कार्य किसने किया है? भूख ने। नेक्स्ट, इस सिद्धांत में अनुक्रिया का कार्य बिल्ली का उछलना कूदना। उछलना कूदना। एक आता लास्ट, इस सिद्धांत में अवरोधक का कार्य बिल्ली का पिंजरे में बंद होना। बिल्ली का पिंजरे में बंद होना। ठीक है दोस्तों, सुनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उसने पूछा कि किस सिद्धांत या किस मनोवैज्ञानिक में उद्दीपक आवश्यक है, तो ओनली एक मनोवैज्ञानिक है, थॉर्नडाइक। बस साइकोलॉजी के क्षेत्र में सिर्फ थॉर्नडाइक के सिद्धांत में उद्दीपक आवश्यक है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में उद्दीपक का कार्य किसने किया है? भोजन ने किया है। तीसरा, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में चालक का कार्य किसने किया है? भूख ने किया है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में अनुक्रिया का कार्य किसने किया है? बिल्ली का उछलना कूदना। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में अवरोधक का कार्य किसने किया है? बिल्ली का पिंजरे में बंद होना। ये थॉर्नडाइक है। इस थॉर्नडाइक से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा सिद्धांत से, एक मिलेगा नियम से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे आते हैं दोस्तों हम पावलव पर। देखो दोस्तों, पावलव, पहला क्वेश्चन ये आता है कि पावलव कहाँ के निवासी थे? पावलव निवासी थे रूस के। पावलव कौन थे? ये थे मनोचिकित्सक। ठीक है दोस्तों, अब पावलव को नोबेल पुरस्कार मिला था। (1904) में। अब इनके सिद्धांत कौन कौन से हैं दोस्तों? देखो, एक होता शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा आता है क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तीसरा आता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसको इंग्लिश में ऐसे भी दे सकता, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है दोस्तों, एक आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पावलव ने प्रयोग किस पे किया? तो ये किया था कुत्ता पर। ठीक है दोस्तों, पावलव कहाँ के निवासी थे? रूस के थे। कौन थे? मनोचिकित्सक थे। पावलव को पुरस्कार कब मिला? 1904 में। पावलव के प्रयोग किस पे किया? कुत्ता पर किया। इनके सिद्धांत का क्या नाम है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, एक मिलेगा। अब इसमें तत्व होते हैं, यानी पावलव के सिद्धांत के तत्व। इस सिद्धांत के तत्व हैं कितने हैं? 4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो सुनो। पहला होता है स्वाभाविक उद्दीपक।
दूसरा होता है स्वाभाविक अनुक्रिया, तीसरा होता है अस्वाभाविक उद्दीपक। नेक्स्ट होता है अस्वाभाविक अनुक्रिया। अब देखो पावलोव के सिद्धांत में स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? भोजन देखकर लार आना। लार आना। ठीक है दोस्तों। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? घंटी की आवाज। अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? घंटी की आवाज सुनकर लार आना। अब समझें दोस्तों इसको। पावलोव का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि जो पावलोव होते हैं वो कुत्ते को एक पिंजरे में बंद कर लेते हैं, ऐसे खड़ा कर लेते हैं और उस गले में एक नली फिट कर देते हैं। उस नली को बीकर में एकत्रित कर देते हैं और फिर वो कैसे करते हैं कि पहले घंटी बजाते हैं, फिर भोजन आता है, फिर कुत्ते के मुंह से लार आती है। यानी पहले भोजन देख आती थी स्वाभाविक उद्दीपक, जैसे घंटी बजाई तुरंत उसके सामने भोजन आया, कुत्ते ने भोजन देखा, उसके मुंह से लार आई। ये प्रक्रिया बहुत सारी चलती रही। चलने के बाद जब कुत्ते को थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि घंटी का कनेक्शन भोजन से है, जैसे घंटी बजेगी तो मुझे तुरंत भोजन मिलेगा, ऐसा कुछ है। ये प्रक्रिया 1 महीने से चलने के बाद जैसे ही घंटी बजी तो कुत्ते के मुंह से लार नहीं आई, बस कान खड़े हुए, लेकिन पावलोव ने भोजन नहीं दिया। तो फिर उसके बाद ये प्रक्रिया 2 से 3 महीने चलने के बाद कुत्ते को पूर्ण रूप से समझ में ये आ गया कि घंटी बजेगी मुझे तुरंत भोजन मिलेगा। जैसे ही पावलोव ने घंटी बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया और कुत्ते के मुंह से लार आ गई। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है यहाँ पर कि पावलोव के सिद्धांत में स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन है। और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? भोजन देखकर लार आना। यानी पहले किसको देखकर लार आ रही थी? भोजन को देखकर। अब भोजन की जगह पावलोव ने किसको प्रस्तुत किया? घंटी की आवाज। तो अस्वाभाविक उद्दीपक क्या हुआ? घंटी की आवाज। और फिर किसको देखकर लार आने लगी? घंटी की आवाज सुनकर लार आना। पावलोव के सिद्धांत में सीखना क्या है? घंटी की आवाज सुनकर लार आना। पावलोव के सिद्धांत में अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? घंटी की आवाज सुनकर लार आना। पावलोव के सिद्धांत में अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? घंटी की आवाज। पावलोव के सिद्धांत में स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? भोजन देखकर लाना। उद्दीपक क्या है? भोजन। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। इसका एक क्रम और है, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, इसको ऐसे। अब देखो इनको क्या क्या बोला गया, ये थोड़ा ये भी है, मैं दोबारा लिख लेना आप लोग। देखो अब यहां पर बोला गया है इसको UCS, इसको बोला गया है UCR, इसको बोला गया है CS और इसको बोला गया CR। UCS यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रेस्पॉन्स। अब इसका एक क्रम भी है। अब क्रम कैसे है? पहले तो होगा UCS, फिर उसके बाद आएगा UCR, फिर उसके बाद आएगा CS, फिर उसके बाद आएगा CR। ये क्रम भी पूछा जाता है। ऐसे उसने दे दिया, ये नोट कर लिया आपने, ऐसे उसने एक दे दिया, एक ये वाला क्रम बना दिया, फिर और दूसरा बना दिया, दूसरा, क्योंकि ये क्रम बाज है। पहले स्वाभाविक उद्दीपक होगी, फिर स्वाभाविक अनुक्रिया, फिर अस्वाभाविक उद्दीपक होगा, फिर स्वाभाविक अनुक्रिया। पावलोव के सिद्धांत में अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? CR, जो मैंने लिख दिया है। पावलोव के सिद्धांत में स्वाभाविक अनुक्रिया क्या? UCR। जैसे अनकंडीशनल हो रहा तो आपके दिमाग में यार अनतुमी से अस्वाभाविक हो, लेकिन इसका ये अपोजिट है। पावलोव के सिद्धांत में अनकंडीशनिंग को बोला था स्वाभाविक, कंडीशनिंग को बोला था स्वाभाविक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब लिखते हैं नोट पावलोव के। देखो दोस्तों, पहला, इस सिद्धांत में उद्दीपक आवश्यक नहीं है। ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है
पावलव का सिद्धांत, पावलव का सिद्धांत थॉर्नडाइक के साहचर्य परिवर्तन के नियम पर, ये पिछले पेपर में पूछा गया है, साहचर्य परिवर्तन के नियम पर आधारित है। तीसरा, इस सिद्धांत के आधार पर बच्चों के मन से भय को दूर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी इस सिद्धांत के आधार पर बच्चों के मन से भय को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट, इस सिद्धांत से बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इतना ही बहुत है। क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा कई बार पूछा गया। पावलव का सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? साहचर्य परिवर्तन के नियम पर आधारित है। किस सिद्धांत के आधार पर बच्चों के मन से भय को दूर किया जा सकता है? पावलव के सिद्धांत। किस सिद्धांत के आधार पर बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है? पावलव के सिद्धांत के अनुसार। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। अब आते हैं स्किनर पर। देखो, स्किनर निवासी कहां के थे? अमेरिका। ठीक है, अब इनके सिद्धांत कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। ये पिछले 69 जो सुपर टेट हुआ उस समय पूछा कि नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। नेक्स्ट, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट, आरएस थ्योरी। क्लियर है दोस्तों? अब इन्होंने प्रयोग किस पे किया? इन्होंने प्रयोग किया दो पर, एक तो चूहा पर और एक कबूतर पर। कबूतर का रंग कैसा था? सफेद। क्लियर है दोस्तों? इनमें से कोई सा भी एक आए तो स्किनर को लगाना है। स्किनर कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने प्रयोग किस पे किए? तो एक तो चूहा पे किए, कबूतर। कबूतर कैसा था? सफेद था। अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा, नोट डाल के लिखना है। स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को महत्व दिया है। पुनर्बलन को महत्व दिया है। ठीक है दोस्तों,
अगर पूछे पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है तो CL हल का, क्लार्क लियोनार्ड हल। बल किसने दिया है? स्किनर ने। दूसरा, स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, एक और आता तीसरा, जो मैं अभी लिख रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 69 में पूछा गया, पिछले 100 टेट में पूछा गया। स्किनर ने अपने सिद्धांत के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? इनमें से एक है। किसने किया? BF स्किनर ने किया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ये पूरा स्किनर। अगर उसने पूछा कि स्किनर कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के। प्रयोग किस पे के? चूहा और कबूतर। इनके सिद्धांत क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक पिछले सुपर टेट 69 में पूछा गया। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसकी? RS थ्योरी किसकी है? ये इतना हो गया। इसकी जो चूहे की थ्योरी है वही थॉर्नडाइक वाली बिल्ली वाली है, ऐसे ही है। उसके बाद आता है कि स्किनर अपने सिद्धांत में किसको बल दिया है? पुनर्बलन को। स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव के पर। लेकिन पावलोव का किस पर था? साचर परिवर्तन के नियम पर आधारित। स्किनर ने अपने सिद्धांत के आधार किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों थोड़ा मैं आपको यहाँ पर एक चीज और लिख दे रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना साइड में। अगर वो पूछे पहला SR थ्योरी किसकी है, तो आपको लगाना थॉर्नडाइक। दूसरा, उसने पूछा कि RS थ्योरी किसकी है, तो लगाना स्किनर। अगर तीसरा उसने पूछा SOR थ्योरी किसकी है, तो पहले लगाना आपको थॉर्नडाइक, उसके बाद वुडवर्थ, और उसके बाद आपको लगाना वाटसन। देख लें दोस्तों, तीनों में से कोई सा भी एक आए तो तीनों को लगा लेना, अन्यथा ये किस्मत पर डिपेंड करता है। अगर तीनों दे दिए तो सरकार जिसको मानेगी, आयोग जिसको मानेगा उसको माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। SR के जनक थॉर्नडाइक है, RS के स्किनर है, SOR के थॉर्नडाइक, वाटसन या वुडवर्थ। मैंने आपको 3 पढ़ा दिए। पहला पढ़ाया मैंने थॉर्नडाइक, दूसरा पढ़ाया मैंने पावलोव, तीसरा पढ़ाया स्किनर। अब चौथा पढ़ते हैं, सीखने का सिद्धांत। ये है वाटसन का। पांचवा, प्रतिस्थापन का सिद्धांत। ये है गुथरी का। नेक्स्ट, पुनर्बलन का सिद्धांत। यह CL हल का। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे इतने व्यवहारवादी। बाकी हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।